बच्चों, आज आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं राजनीति विज्ञान का पहला अध्याय शीत युद्ध का दौर इसके विषय में पढ़ेंगे। बच्चों, पहले हम आपको बता दें कि शीत युद्ध का मतलब क्या है। युद्ध का मतलब तो आपको पता होगा, लड़ाई झगड़ा, और शीत का मतलब भी पता होगा। शीत का मतलब होता है ठंडा। तो शीत युद्ध का अर्थ हुआ कि ये ठंडा युद्ध था, ठंडी लड़ाई थी। इस युद्ध में किसी तरह का नरसंहार या रक्तपात, अहिंसा युद्ध में नहीं हुआ। तो आइए हम शीत युद्ध का आगे पढ़ते हैं। समकालीन विश्व राजनीति की शुरुआत 1990 ईस्वी में शीत युद्ध की समाप्ति को माना जाता है। शीत युद्ध का समय लगभग 1945 से 1990 तक रहा और ये लगभग 45 वर्ष चला। लेकिन समकालीन विश्व राजनीति का अध्ययन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के घटनाक्रम पर केंद्रित है, जिसे शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस अध्याय में हम उन परिस्थितियों का वर्णन करेंगे जिसके कारण दुनिया दो ध्रुवों में बट गई, अर्थात अमेरिका समर्थन ग्रुप और सोवियत संघ समर्थन गुट। इसके अंतर्गत शीत युद्ध के दौर की प्रमुख घटनाओं के साथ साथ इसके दायरे का विवेचन करेंगे। इस अध्याय में गुट निरपेक्ष आंदोलन, इस पर विचार डालेंगे कि किस तरह इसने दोनों राष्ट्रों के दबदबे को चुनौती दी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो ध्रुवीय विश्व का उदय। द्वितीय विश्व युद्ध ने अपने परिणाम से सारे विश्व को विशाल जन और धन की हानि और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को झकझोर दिया। विश्व का कोई भी भाग आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से लड़खड़ाने से नहीं बचा। केवल दो ही राष्ट्र ऐसे थे जो झुलस तो गए थे किंतु अपने पैरों पर फिर से खड़े हुए। पहला देश संयुक्त राज्य अमेरिका, जो युद्ध काल में युद्धरत राष्ट्रों को सैनिक सामग्री बेचकर संसार का सबसे समृद्ध देश बन गया। दूसरा राष्ट्र था सोवियत रूस, जो लेनिन और स्टालिन की लौह आवरण व्यवस्था के कारण पूर्णतः जला तो नहीं, पर अपने दक्षिण क्षेत्र में हुई तबाही से जर्मनी से अवश्य बदला चुकाना चाहता था। ये दो राष्ट्र 1945 के बाद दो महाशक्तियों की मान्यता के साथ विश्व मंच पर अवतरित हुए और यहीं से युद्ध से आहत राष्ट्रों को अपने पक्ष में लाने की राजनीति के साथ अंतर्राष्ट्रीय रणनीति का ताना बना महाशक्तियों द्वारा ध्रुवीकरण बन गया। ध्रुवीकरण युक्त विश्व व्यवस्था। द्वितीय महायुद्ध का दूरगामी परिणाम यह निकला कि जहां आर्थिक संपन्नता से मदमस्त अमेरिका अपनी संपत्ति और नए तकनीकी आविष्कारों से विश्व के अर्धविकसित और युद्ध से क्षतिग्रस्त राष्ट्रों को अपनी ओर आकर्षित करने लगा था, वहीं इसकी और युद्ध से अपनी दक्षिणी पश्चिमी सीमाओं की ओर विस्तार का लाभ प्राप्त कर सोवियत रूस अपने पड़ोसी यूरोपीय देशों को लुभाने का प्रयास कर रहा था। धीरे धीरे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के समर्थक और आर्थिक सहायता के याचक अर्धविकसित राष्ट्र अमेरिका से जुड़ने लगे। वहीं दूसरी ओर साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद से मुक्त छोटे छोटे मध्यम स्तर यूरोपीय राज्य रूस से जुड़ने लगे। इसी समय एशिया का विशाल देश चीन भी रूस के समर्थन में आ गया। यहीं से नवीन प्रतिमान द्विध्रुवीय व्यवस्था, जिसका परिणाम शीत युद्ध हुआ। व्यवस्था का अर्थ, जब किसी विशिष्ट उद्देश्य से प्रेरित होकर कुछ या अनेक राष्ट्र एक नेतृत्व के अंतर्गत एकत्रित होकर संचालित होने लगते हैं, अपने कार्य करने लगते हैं, तब उसे ध्रुवीकरण की संज्ञा दी जाती है। जिस तरह खगोल जगत में ध्रुव नक्षत्र ऐसा केंद्र है
जो सभी दिशा का ज्ञान कराता है, उसी तरह एक या एक से अधिक महाशक्तियां विश्व राजनीति का केंद्र बनकर राष्ट्रों को दिशा निर्देश देने लगती है। इस तरह ध्रुवीयता शब्द शक्ति के केंद्र से स्पष्ट करता है। नेतृत्व की संख्या के आधार पर इसे विभिन्न परिस्थितियों में एक ध्रुवीय या ध्रुवीयता व्यवस्था के नाम से पुकारा जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व राजनीति द्विध्रुवीय व्यवस्था कायम हुई। द्विध्रुवीय व्यवस्था के उदय के कारण विश्व दो महाशक्तियों या दो शक्ति ध्रुवों के मध्य टकराव के निम्नलिखित कारण थे। पहला ऐतिहासिक कारण, पश्चिमी देश सन 1917 में सोवियत संघ की बोल्शेविक क्रांति को संदेह की दृष्टि से देखते थे। 1917 के पश्चात से ही पश्चिमी देश सोवियत संघ को समाप्त करना चाहते थे। उनका मानना था कि साम्यवाद एक विश्वव्यापी आंदोलन था जिसका अंतिम लक्ष्य पूंजीवाद को समाप्त करना और साम्यवाद का प्रचार करना था। ब्रिटेन ने सोवियत संघ को 1924 में और अमेरिका ने 1933 में मान्यता दी थी। पश्चिमी राष्ट्र के हिटलर को सोवियत संघ पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया गया, जिससे सोवियत संघ और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में अविश्वास बढ़ता गया। दूसरा है द्वितीय मोर्चे का प्रश्न। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब हिटलर सोवियत संघ को व्यापक क्षति पहुंचा रहा था, तो स्टालिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट और ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल को जर्मनी के विरुद्ध मोर्चा खोलने का आग्रह किया, जिससे हिटलर की शक्ति कम हो जाए और उसका ध्यान बढ़ जाए। परंतु पश्चिम देशों ने सोवियत संघ के इस आग्रह पर ध्यान नहीं दिया और यह प्रयास किया कि हिटलर सोवियत संघ को बर्बाद कर दे। सोवियत संघ ने पश्चिमी देशों की इस इच्छा को भांप लिया था। तीसरा पॉइंट है युद्ध के पश्चात मतभेद। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अमेरिका सोवियत संघ के मध्य यूरोपीय मुद्दों पर कुछ मतभेद आने लगे सामने। अमेरिका सहित पश्चिमी देश पूर्वी यूरोप के देशों में निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना करना चाहते थे, परंतु सोवियत संघ पूर्वी यूरोप की सरकारों को ही लोकतांत्रिक मानता था। सोवियत संघ भविष्य में जर्मनी की सुरक्षा के लिए पश्चिम देशों को प्रभाव में लाना चाहता था, जबकि अमेरिका और पश्चिम यूरोप के राज्य सोवियत संघ को मजबूत देखना चाहते थे। उपरोक्त इन तीनों कारणों के अतिरिक्त बर्लिन की नाकेबंदी, सोवियत संघ और बाल्कन समझौते का अतिक्रमण, यूनान के सोवियत संघ का हस्तक्षेप कुछ ऐसे कारण थे जिससे विश्व राजनीति में प्रारंभिक तौर पर कठोर ध्रुवीय स्थिति और 1955 के बाद धीरे धीरे शिथिल ध्रुवीय स्थिति निर्मित हुई।